हेलो दोस्तों, मैं अनुज पटेल स्टडी पोर्टल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्याएं है क्या। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को कहते हैं। तब हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या को जानने से पहले परिमेय संख्या के प्रकार को जान लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या में पहला आता है प्रकृत संख्या, जिसको n से डिनोट करते हैं। इसका परिभाषा होता है कि गिनती की सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 ... इन्फिनाइट तक, ये सभी संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहेंगे। आया समझ में? मतलब गिनती की सभी संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहेंगे और प्रकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं। अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो 0 और गिनती की सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 और गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। अब हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो जब पूर्ण संख्या को धनात्मक चिन्ह द्वारा तथा ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं तो प्राप्त संख्याओं के समूह को, देखिए तो ये एक संख्याओं का एक समूह प्राप्त हो रहा है ना, इसी संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आया समझ में? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं कि जब पूर्ण संख्या, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? पूर्ण संख्या है, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक पूर्ण संख्या है। दोनों में फर्क बस इतना है कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, और जब ये दोनों को मिला देते हैं तो एक संख्याओं का समूह मिलता है। उसी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा क्या मिला हम लोगों को कि जब पूर्ण संख्या को धनात्मक चिन्ह तथा ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को I या Z से दर्शाते हैं। आया समझ में? तब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाज्य संख्या पर। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या, जिसका दूसरा नाम यौगिक संख्या भी है, इसको याद रखिएगा कि भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या। तब हम लोग ये जान लेते हैं कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग 4 को लिए हैं, देखिए तो 4 किससे किससे कटता है? एक तो 1 से कटता है ना, और एक 4 से भी कटता है। इसके अलावा ये 2 से भी कटता है। तो ये एक और स्वयं के अलावा एक अन्य संख्या 2 से कट गया, अर्थात 4 क्या बन गया? भाज्य संख्या बन गया। उसी प्रकार से हम लोग अगर 6 को लेते हैं तो 6 किससे कटता है? 2 से, 3 से, 6 से, और यह 1 से भी कटता है। देखिए तो एक और स्वयं के अलावा 2 अन्य ऐसी संख्या है जिसे 6 कटता है, अर्थात 6 क्या हो गया हम लोगों का? भाज्य संख्या मिल गया। उसी प्रकार से 8 को लेते हैं तो 8 किससे किससे कटेगा? 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और स्वयं 8 से भी कट जाएगा।
तो देखिए तो इसके परिभाषा के अनुसार 8 क्या हो रहा है, 1 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, और इन दोनों के अलावा 2 और भी संख्या है जिससे यह कट रहा है। वो 2 संख्या कौन कौन है, एक 2 है और एक 4 है, अर्थात 8 भी क्या हो गया, भाज्य संख्या। तैयार समझ में भाज्य संख्या क्या है। एक बार और इसका परिभाषा देख लेते हैं कि वैसी संख्या, इसे ले लेते हैं इसी को, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 देखिए 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और इसके अलावा 2 से भी कटेगा, तो 4 क्या बन गया, भाज्य संख्या। उसी प्रकार 6 भी भाज्य संख्या, 8 भी भाज्य संख्या। इस तरह से अन्य और कोई भी संख्या होगी जो भाज्य संख्या होगी, जैसे 10, 12 आगे भी होगा। आया समझ में भाज्य संख्या क्या है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो नाम से ही मालूम चल रहा है, अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या भाज्य नहीं होगी उसे क्या कहेंगे, अभाज्य। तो कौन संख्या अभाज्य नहीं होगी, अभी हम लोग पढ़े हैं भाज्य संख्या के परिभाषा, और भाज्य संख्या को मतलब कैसे पहचानते हैं ये भी सीखा है। तो देखते हैं पहले हम लोग भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है क्या। तो इसका परिभाषा हम लोग पहले जान लेते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 को लेते हैं, देखिए तो 2 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगी 2 ये नहीं कटेगा, तो इसीलिए 2 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 3 को लेते हैं, 3 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा ये नहीं कटेगा, तो 3 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 5 को लेते हैं, 5 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, तो भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। उसी तरह से बताइए तो ये 13 भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 13 1 से कटेगा और स्वयं 13 से कटेगा, इसीलिए 13 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। आया समझ में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से न कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। अब आते हैं हम लोग सम संख्या पर। क्या कहते हैं, सम संख्या। तो जो संख्या 2 से कट जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट मतलब आगे तक और भी कोई और भी बहुत सी संख्या है जो 2 से कट जाती है। तो हम लोग को पढ़ना है सम संख्या का रूप। तो सम संख्या का रूप होता कैसे है, हम लोग सम संख्या को कैसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए तो यहाँ लिखा गया है 2 4 6, अगला कौन संख्या होगा ये कैसे मालूम चलेगा कि इसके जस्ट बाद वाला संख्या कितना होगा। कोई यहाँ तो 10 भी लिख सकता था, तो 10 सम संख्या है, मगर इसके पहले सम संख्या लगातार सम संख्या कैसे लिखेंगे, ये कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। जब इसका रूप हमें मालूम का तभी ना निकाल पाएंगे। तो हम लोग को रूप का ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सम संख्या का रूप होता क्या है। तो सम संख्या का रूप होता है 2q, जहाँ q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या। अगर हम लोगों को सम संख्या का रूप मालूम है तो हम लोग सम संख्या को लिख सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए सम संख्या का रूप होता है 2q। अगर हम q का मान 1 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 2। अगर q का मान हम लोग 2 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 4। अगर q का मान 3 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 6। देखिए तो ये सब संख्या क्या है,
सम संख्या है। 2 जो मिला ये भी सम संख्या, 4 जो मिला ये भी सम संख्या, 6 मिला ये भी सम संख्या, और ये तीनों संख्याएं लगातार है 2 4 6। अगर इस तरह से चौथा सम संख्या लिखना होता तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 रख देते क्यू के जगह पर, तो कितना मिल जाता 2 × 4 अर्थात 8। अगर हम लोगों को सम संख्या का रूप मालूम हो तो हम लोग सम संख्या को लिख सकते हैं ना अब, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 5 ये भी नहीं 2 से कटेगा, 7 ये भी 2 से नहीं कटेगा। तो तीनों संख्या क्या मिल गई हम लोगों को, विषम संख्या। तब इसका भी रूप हम लोग देख लेते हैं कि इसका रूप क्या होता है। तो विषम संख्या का रूप होता है 2q + 1। अगर हम लोग लगातार विषम संख्याओं के क्रम को लिखना चाहें तो इसी फॉर्म के द्वारा हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग q का मान 1 रखते हैं, देखिए तो क्या मिल रहा है हम लोगों का, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 और +1 3 मिला, और 3 क्या है, एक विषम संख्या है। इसी तरह से अगर q का मान 2 रख दें हम लोग, q का मान 2 रख देंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 दूनी के 4 4 1 5। देखिए तो 5 क्या है, तो विषम संख्या है। अर्थात अगर विषम संख्या का रूप हमें मालूम हो तो हम विषम संख्या को निकाल सकते हैं, और ये हम लोगों को चैप्टर में पढ़ना भी है, इसको सिद्ध भी करना है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो ये दोनों रूप, सम संख्या का रूप और विषम संख्या का रूप हम लोगों को मालूम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या क्या है, इसका भी जरूरत हम लोगों को पड़ेगा चैप्टर में, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ 2 संख्याओं का एक युग्म बनाया गया है, तो परिभाषा भी इसी के अनुसार होगा। पहला युग्म को अगर लेते हैं तो इस युग्म में 4 और 5 है, दूसरा युग्म में 7 और 9 है। तो क्या परिभाषा बन सकता है, हम लोग का इसका परिभाषा देते हैं 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF 1 हो, तो उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी 2 संख्या का जोड़ा ले लेंगे, अगर उन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 आए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। आया समझ में। और 7 और 9 का मौसा निकालेंगे तो इसका भी मौसा कितना आएगा, 1 ही आएगा, अर्थात यह भी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से 13 15 ये 2 संख्या ले लेते हैं, इसका भी मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, अर्थात ये दोनों संख्या क्या हो गई, सहअभाज्य संख्या। तो आशा करता हूँ कि आपको इन सभी संख्याओं के बारे में अच्छा से जान चुके होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े ये परिमेय संख्या का प्रकार था। अगर ये सब समझ में अच्छा से आया है तो परिमेय संख्या भी समझ में आ जाएगा। और चूंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर एक चैप्टर भी पढ़ना है हम लोगों को, तो इसीलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को थोड़ा अच्छा समझिएगा। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, आसानी से समझ जाएंगे। और अगर ये समझ में आ जाता है तो आप लोग चैप्टर अपने से ही बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या का परिभाषा बतलाया जाता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q बराबर नहीं हो 0 तथा P
और Q एक पूर्णांक संख्या हो। क्या मिला इसका परिभाषा? कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जहाँ Q बराबर नहीं हो 0, तथा P और Q एक पूर्णांक संख्या हो। और इसमें आता है HCF PQ इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब P और Q का HCF अगर निकाले तो इसका HCF कितना मिलना चाहिए हम लोग को? 1। उसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे अगर 3/5 को ले लेते हैं, देखिए तो यहाँ 3 भी एक पूर्णांक संख्या है और 5 भी एक पूर्णांक संख्या है। और यहाँ जो Q का मान 5 है, ये 0 भी नहीं है। और 3 और 5 का अगर HCF निकालते हैं, HCF 3 और 5 का अगर HCF निकालेंगे तो इसका HCF आएगा 1। अर्थात 3 और 5 को, 3/5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। आया समझ में? उसी तरीक़ा से 7/9 इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ P का मान 7 है, Q का मान 9 है, अर्थात Q का मान 0 नहीं है। और इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। अर्थात 7/9 भी परिमेय संख्या है। अब तो समझ गए हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि परिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो जो प्राप्त होता है, क्या वो परिमेय संख्या होता है? तो बिल्कुल होता है परिमेय संख्या। देखिए, अगर 7/9 एक परिमेय संख्या था, इसमें कोई पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं तो जो प्राप्त होगा, क्या वो परिमेय संख्या होगा? ये देखते हैं हम लोग। तो अगर इसका बटा पर हम लोग जोड़ करते हैं 9, इसका बटा में 1 है, 1 से 9 भाग करेंगे 9, 2 × 18, ये हो जाएगा 7 × 8 = 15, 1 1 2/9। देखिए तो परिमेय संख्या के परिभाषा से इसको कंपेयर करते हैं तो क्या यह परिमेय संख्या सिद्ध हो रहा है या नहीं। देखिए P का मान कितना है? 25, Q का मान है 9, अर्थात Q का मान 0 नहीं है। और इसका HCF भी निकालेंगे तो कितना आएगा? 1, अर्थात 25/9 क्या है? परिमेय संख्या। तो हम लोग को यही मिल रहा है कि अगर परिमेय संख्या में कोई पूर्णांक जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, हमेशा क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी धनात्मक संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए 3 क्या है? एक धनात्मक संख्या है, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तब वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो √3 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ठीक परिमेय संख्या के विपरीत है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग को पढ़े थे पहले परिमेय संख्या का परिभाषा, कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q बराबर नहीं हो 0 और P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, और HCF PQ इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1। तो उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और इसके ठीक विपरीत जो परिमेय संख्या नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अर्थात अपरिमेय संख्या का परिभाषा बनता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। P/Q के रूप में नहीं लिख
सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 6√3, √5 etc। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।